अरुण और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के बारे में। आखिर क्या है ये पूना पैक्ट, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो पीएम मैकडोनाल्ड्स, जो उस समय ब्रिटेन के पीएम थे उस टाइम पे, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि दो नए प्रोविंस बनाए जाएंगे। एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो अभी कश्मीर वाला रीजन है, दूसरा सिंध प्रोविंस। ठीक है, ये दो प्रोविंस बनाने का ऐलान किया गया। और इसके तहत एक इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई, जिसमें तीन एक्सपर्ट कमिटीज थी: फाइनेंस, फ्रेंचाइजी एंड स्टेट। और उसे क्या बोलते हैं, साथ ही साथ एक ब्रिटिशर्स ने कम्युनल अवार्ड भी दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, 1932 में कम्युनल अवार्ड ये दिया गया। ठीक है, और इसी के पैरेलल भारत में क्या चल रहा था, सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, 1932 में क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से रिज्यूम हो जाता है, क्योंकि गांधी जी जो है, एज सुन एज गांधी लेफ्ट लंदन, गांधी जी ने लंदन को छोड़ दिया था। बट क्या होता है, जैसे ही गांधी जी इंडिया पहुंचते हैं, तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, 1932 में गांधी जी जैसे लंदन छोड़ के इंडिया आते हैं, सिविल डिसोबीडियंस फिर से रिज्यूम किया कर दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही गांधी जी का अराइवल होता है इंडिया में, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और साथ ही साथ सरदार पटेल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। गवर्नमेंट री इम्पोज द बैन ऑन द कांग्रेस पार्टी। गवर्नमेंट फिर से एक बार उससे क्या बोलते हैं, बैन री इम्पोज कर देती है कांग्रेस पार्टी को। फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया जाता है। और गांधी जी और सरदार पटेल के साथ साथ 60,000 जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो 1932 में तो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था ये आंदोलन, लेकिन 1932 के आते आते आंदोलन काफी हद तक कमजोर पड़ जाता है। तो तब कौन था उस टाइम पे, आप सभी को याद होगा, 1931-32 में कौन था, इरविन था वाइस रॉय। लेकिन उसके बाद उनको बुला लिया जाता है, भेजा जाता है लॉर्ड विलिंगटन को। ठीक है, तो ये जो लॉर्ड विलिंगटन था, इसको हिंदुस्तान का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे इरविन था वॉइस रॉय, लेकिन ये बाद में आपका 31 से 36 तक वॉइस रॉय बनकर रहा। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी के टाइम पे हुई। 1932 में कर्नल अवार्ड भी इसी के टाइम पे दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वो भी इसी का कार्यकाल में हुई। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया, जिसके तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, वो भी इसी के कार्यकाल में हुआ। तो जो वेलिंगटन था, ये बहुत ही ज्यादा भारत में एक्सपीरियंस था। आप ये सोचिए, 1913 में इसको बॉम्बे का गवर्नर बनाया गया था, और 1915 में गांधी जी आए थे। तो गांधी जी जब भारत आए थे, तो फर्स्ट टाइम इसी व्यक्ति से मिले थे। ये यही ऑफिसर था उस टाइम पे बॉम्बे में। ठीक है, तो कह सकते हैं इसको इंडिया का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इवन आपको सुनकर हैरानी होगी, इसको भी गांधी जी में बड़ा इंटरेस्ट था। इसने गांधी जी को चाय पर बुलाया था कि इसको, क्योंकि पता था कि गांधी जी बहुत ज्यादा है, गांधी नाम का व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति है, जो साउथ अफ्रीका में जिन्होंने उथल पुथल मचा रखी थी, तो इससे वाकिफ था बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए इसने गांधी जी को चाय पे भी बुलाया था। तो और बाद में इसने अपनी बुक में लिखा भी कि ही इज अ डेंजरस मैन, ऐसा करके इसने लिखा गांधी जी के बारे में। और ये मद्रास का भी गवर्नर रहा बॉम्बे के साथ साथ। जब खेड़ा सत्याग्रह चल रहा था, तो उस टाइम पे बॉम्बे का गवर्नर था। और उसके बाद इसको गवर्नर जनरल बना के कनाडा भेज दिया गया था। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति था पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी में। तो कम्युनल अवार्ड क्या था, कम्युनल अवार्ड जो है एक्चुअली कुछ नहीं था, एक फैसला था, जिसमें कि बहुत दिनों से मांग चल रही थी। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उनके आगे बहुत उनके समक्ष मांग रखी गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिफरेंस क्लास और सबके लिए। तो उसको वही प्रपोजल रख दिया गया था, वो प्रपोजल इंडिया में पास हो गया था एक तरीके से। तो उसको इसलिए कम्युनल अवार्ड का नाम दिया गया था इंडिया में। हालांकि इसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहते हैं। मैकडोनल्ड अवार्ड जो है ब्रिटिशर्स कहते थे, कम्युनल अवार्ड हम लोग कहते थे। 16 अगस्त 1932 को क्या होता है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो कि राम से मैकडोनल्ड थे, इनके द्वारा कम्युनल अवार्ड को अनाउंस कर दिया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फ्रेंचाइजी कमेटी। लॉथियन कमेटी भी बोलते हैं इसको। लॉथियन उस टाइम पे इस कमेटी को चेयर कर रहे थे। उनकी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया जाता है। दिस वाज येट अनदर एक्सपीरियंस ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ये एक तरीके से कह सकते हैं डिवाइड एंड रूल का एक और दूसरी पॉलिसी थी। इससे पहले भी डिवाइड एंड रूल की कोशिश करी गई थी कम्युनल अवार्ड के द्वारा, कम्युनल इलेक्टोरेट के द्वारा, एक्चुअली 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में। ठीक है, इसमें ये चीज कभी कभी पूछ ली जाती है कि कमेटी किसकी थी, तो ये लोथियन, याद रखना, लोथियन कमेटी जो थी, ये फ्रेंचाइजी जो कमेटी थी जिसको लीड कर रहे थे लोथियन, इनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया। और इसमें पहले से ही देखें, अगर हम ये पहले से ही इसमें मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस तो पहले से ही थे, जिनको माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज किया जा रहा था। लेकिन इस प्रपोजल के बाद
जो हमारा डिप्रेस तबका था, डिप्रेस क्लास के जो लोग थे, उनको उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, ठीक है। डिप्रेस क्लास मतलब स्पेशली जो दलित लोग थे, दलित समुदाय के लोग थे, उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उठी। और ये मांग भीमराव अम्बेडकर जी ने करी थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि डिप्रेस क्लास को भी वही दर्जा दे दिया गया जो मुस्लिम्स को मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म के टाइम पे दिया गया था, ठीक है। तो इस इससे गांधी जी बहुत नाराज हो जाते हैं। गांधी जी का जो रिएक्शन था वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये एक तरीके से डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है। और उस टाइम पे जो था 25 करोड़ देश की आबादी हुआ करती थी, उसमें से 5 करोड़ दलित आबादी थी। तो गांधी जी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, कहते हैं एक तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को अलग करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स खेली जा रही है। लेकिन ये चीज क्लियर कर दी गई थी कि ये डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि आपको पता होगा कि फर्स्ट टाइम इसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म में लाया गया था 1909 में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मुस्लिम मुस्लिम को इलेक्ट करेंगे, दलित दलित को इलेक्ट करेंगे, कम्युनिटी बना दी जाएगी, उनके लिए इलेक्टोरल सिस्टम अलग होगा, वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स का एक बहुत शानदार उदाहरण था। तो वो अम्बेडकर जी तो खुश होते हैं उस टाइम पे, लेकिन गांधी जी बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। एक्चुअली वो उस टाइम पे जेल में थे, लेकिन उन्होंने बोला ये पूरे नेशनलिस्ट जितने भी हैं, राष्ट्रवादी, सबके द्वारा इसका अपोजिशन करना चाहिए, अपोज करना चाहिए इसको। और गांधी सॉ द कम्युनल अवार्ड एज अटैक ऑन द इंडियन यूनिटी एंड नेशनलिज्म। भारतीय राष्ट्रवाद और अखंडता के ऊपर एक अटैक की तरीके से इन्होंने इस कम्युनल अवार्ड को बोला, गांधी जी ने। और उन्होंने बोला कि जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की प्रॉब्लम है, इसको खत्म करना जो है ये धर्म का काम है, ना कि कंट्रीज के लिए पॉलिसीज बनाएगी, अलग इलेक्टोरेट लेके आएगी। तो उन्होंने बोला ये सब जो हम अब तक करते आए हैं अनटचेबिलिटी को कम करने के लिए जो भी कोशिश कर रहे हैं, वो सब और ज्यादा मिट्टी में मिल जाएंगी अगर ऐसा हो गया तो। और उन्होंने बोला अगर ये बिल चालू इम्प्लीमेंट कर दी गया है तो अनटचेबल जो है वो हमेशा अनटचेबल ही बने रहेंगे, हमेशा के लिए। पर परपेचुइटी का मतलब होता है हमेशा के लिए अनटचेबल बने रहेंगे। तो इसको इसके प्रोटेस्ट के रूप में गांधी जी ने क्या किया, एक फास्ट अंटिल डेथ वाला सीन कर दिया इन्होंने। अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए यरवड़ा जेल में। यरवड़ा जेल कहाँ है? पूना में। पूना की यरवड़ा जेल में ये भूख हड़ताल पर बैठ गए, ठीक है। तो जब गांधी जी भूख हड़ताल कर देते तो बहुत सारे लोग, एक्चुअली वो अब पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा महात्मा बन चुके थे, तो बहुत सारे लोग जो थे जुड़े हुए थे गांधी जी से, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। तो वो लोग कहते हैं जाओ अम्बेडकर से कहते हैं जाओ आप मनाओ जाके, उनको ये चीज गलत, उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो अम्बेडकर शुरू शुरू में तो बहुत मतलब मना कर देते हैं कि मैं मनाने नहीं जाऊंगा, और बोलते हैं कि ये तो एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल है, ये एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल है एक तरीके। गांधी जी ने बोला कि जो मेरी भूख हड़ताल है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं कोई उसे क्या बोलते हैं, ये चाहता हूँ कि अम्बेडकर आए, मुझे बनाए, मुझसे बात करें। मैं इसलिए चाहता हूँ कि हिंदू कम्युनिटी में जो छुआछूत की भावना है ये सब खत्म हो जाए, इसके लिए एक एक्शन लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने भूख हड़ताल करी है। लेकिन हकीकत तो यही है कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध कर रहे थे एक तरीके से, और चाह रहे थे कि गवर्नमेंट पे प्रेशर बने। तो फाइनली क्या होता है, अम्बेडकर मान जाते हैं, और उनको उसे क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सरकार भी हिल जाती है, क्योंकि उनको भी डर था कहीं ना कहीं कि गांधी जी अगर जेल के अंदर मर गए तो बवाल हो जाएगा। क्योंकि गांधी जी की पहचान एक बहुत बड़ी पहचान के रूप में सामने आ चुकी थी। ऐसे ही 1940 में भी हुआ था, जब गांधी जी की तबीयत जेल में खराब हो गई थी, तो उन्होंने रिहा कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये बंदा जेल के अंदर मर गया तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल अम्बेडकर मान जाते हैं और मिलने जाते हैं गांधी जी से। तो अम्बेडकर जी जब मिलने जाते हैं गांधी जी से, तो उनके बीच में एक समझौता होता है, और गांधी जी ने कहा था कि ये जो अनटचेबिलिटी को हटाना, ये एक पहला स्टेप है सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करके, ठीक है। द स्क्रैपिंग ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज द ओनली बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द अनटचेबिलिटी। ये अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत है, इसको खत्म करने का ये पहला स्टेप है, वही है हमारा इस सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करना। तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 में एक एग्रीमेंट साइन होता है दोनों के बीच में, जिसको आगे चल के पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। गांधी जी उस समय क्योंकि जेल में थे, तो पूना की यरवड़ा जेल में हुआ, ठीक है। लेकिन एक चीज बता दूं, मैं वहां पे साइन वाइन करने गांधी जी नहीं गए थे। साइन गांधी जी ने पूरा नेगोशिएशन किया था, लेकिन उनके बिहाफ पे पैक्ट टू साइन करने का काम जो है मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, क्योंकि वो तो जेल के अंदर थे, गांधी जी तो जेल में थे, ठीक है। तो कंडीशन ये रखी गई समझौते में, ये बोला गया कि जो सीट रिजर्व करी गई थी कम्युनल इलेक्टोरेट के तहत, वो 71 थी, जिनको बढ़ा के बोला गया आप 148 कर लो, लेकिन आपको 19% सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी सीटें रिजर्व कर दी गई। आपको रिजर्वेशन मिलेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, आप रिजर्व कर लो इतने परसेंट सीटें, ठीक है। तो ये बोला गया गांधी जी के द्वारा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो रिजर्वेशन का मामला है, रिजर्वेशन की शुरुआत एक तरीके से पूना पैक्ट से ही हुई थी, ठीक है।
दूसरी कंडीशन ये थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये क्या करेंगी, एजुकेशन फैसिलिटी जिससे ज्यादा अच्छी मिल सके दलित छात्रों को या डिप्रेस क्लासेस को, उसके लिए एक अलग से ग्रांट प्रोवाइड करवाएंगी। और तीसरी शर्त ये थी कि इन्होंने बोला, गांधी जी ने बोला कि अब मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाऊंगा जो सिर्फ सोशल वर्क पे बेस्ड होंगे, सोशल प्रोग्राम कुछ चलाऊंगा। जैसे कि पहले जो इन्होंने प्रोग्राम चलाए थे वो वो सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम थे, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन, लेकिन उन्होंने बोला मैं डिप्रेस क्लासेस के लिए उनके सामाजिक सुधार के लिए सारे प्रोग्राम चलाऊंगा, ठीक है। हालांकि इन्होंने 1934 में सदस्यता भी छोड़ दी कांग्रेस की, इसी के चलते कि 1-2 साल के लिए, कि अब मैं सोशल प्रोग्राम पे ध्यान दूंगा। तो फाइनली सरकार ने भी एक्सेप्ट कर लिया पूना पैक्ट को, गवर्नमेंट ने भी बोला हाँ जी हमें मंजूर है, और अंबेडकर भी रेडी हो गए थे पूना पैक्ट के लिए, ठीक है। और याद रखना, इसको साइन किसने किया था, मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर ने, दो के बीच में समझौता हुआ है, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में था, लेकिन साइन किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने, ये याद रखना थोड़ा। तो जब गांधी जी ने ऐसा किया, भूख हड़ताल करी और ये सब चल रहा था, तब जाके लोगों को लगा कि यार ये तो एक इमोशनल मैटर, वरना लोग अनटचेबिलिटी को समझते थे, यार ये तो एक पार्ट ऑफ सोसाइटी बन चुका है तो हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन गांधी जी का इम्पैक्ट इतना अच्छा पड़ा कि लोगों ने अनटचेबल्स को मंदिर में जाना अलाउ करना शुरू कर दिया कहीं कहीं पे, और धीरे धीरे लोगों ने इस मुद्दे को समझा कि ये भी एक देश की समस्या है। और गांधी जी का भी पूरा मन उधर ही की तरफ हो गया। आपने देखा होगा 1940 तक, जब तक द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का जब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, तब तक गांधी जी सामाजिक काम ही करते रहे, और उन्होंने हरिजन सभा वगैरह की स्थापना करी। उन्होंने दलित को हरिजन बोला, हरि मतलब भगवान के जन है ये लोग, ठीक है, ऐसे नहीं, बापू बहुत महान है यार, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये जो टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें बहुत ओनली 46 डेलीगेट्स, लीस्ट अटेंडेंस इन ऑल थ्री कॉन्फ्रेंस, जो हमारी जो पहले की कॉन्फ्रेंस हुई थी, टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, उनमें से सबसे कम अटेंडेंस इसमें हुई, केवल 46 लोगों ने ज्वाइन किया, कांग्रेस ने इसको ज्वाइन नहीं किया, कि वो क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे। लेबर पार्टी ने भी ज्वाइन नहीं किया इसको। और इसमें क्या हुआ, 1933 में एक व्हाइट पेपर निकाला गया। व्हाइट पेपर मतलब गवर्नमेंट अब क्या करेगी, उसकी पॉलिसीज होती थी, जिसके ही बिहाफ पर आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना। 1934 में अप्रैल में गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 1933-34 तक ये बहुत ज्यादा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वीक पड़ चुका था। तो गांधी जी ने भी ऑफिशियली कांग्रेस की सदस्यता तक छोड़ दी, बोला कि मेरी विचारधारा बिल्कुल अलग है, कुछ लोगों की विचारधारा और अलग है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर पाते, तो मैं अभी कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, मैं अभी सामाजिक कामों पर ध्यान दूंगा, ठीक है। तो गांधी जी पूर्णतः सोशल समाज में लग गए, और वर्धा में अपने एक आश्रम की स्थापना करी। चलो थोड़ा अब अम्बेडकर के बारे में भी जान लेते हैं कि अम्बेडकर कौन थे। तो इनका जो जन्म है, ये एक तरीके से एमपी महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र के पहले अकेले ग्रेजुएट थे। एमपी में पढ़ता है, महाव करके एक एमपी वहां पे पढ़ता है। एक जूरिस्ट थे, लॉयर थे, स्टेटमेंट से समाज सेवी थे, और लीडर थे डिप्रेस क्लास के। ये पहले ग्रेजुएट थे महाराष्ट्र के। इनको इवन क्लास में बैठने तक नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये बहुत उसे क्या बोलते हैं, लोअर क्लास से आते थे, इनकी छोटी जाति से आते थे। उस समय ये सब बहुत था, तो इनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था। लेकिन ये स्कॉलरशिप पे इंग्लैंड और अमेरिका पढ़ने गए। इन्होंने 1932 के आते आते बहुत बड़े नेता भी बन चुके थे। पूना पैक्ट इन्होंने ही साइन किया, बट वो डिप्रेस क्लास को रिप्रेजेंट करते हुए। 1942 से 46 तक ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे, जो गवर्नर जनरल सबसे पावरफुल बॉडी होती थी देश की, उसकी काउंसिल के भी मेंबर रहे। और ही ऑर्गेनाइज द इंडियन लेबर पार्टी। इंडियन लेबर पार्टी करके इनकी एक पार्टी थी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एंड पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, ये इनकी पार्टी है। जो इनके सोसाइटी और कमीशन वगैरह बने उनके नाम है। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कभी कभी। और उसे क्या बोलते हैं, अंतरिम गवर्नमेंट जो थी उसमें ये लॉ मिनिस्टर भी थे। ही ऑल्सो पायलटेड द हिंदू कोड, दो द इंडियन लेजिस्लेचर। फ्रॉम 1947 टू 1951 ही वाज अ लॉ मिनिस्टर इन नेहरू's कैबिनेट। नेहरू की कैबिनेट में 1947 से 51 तक के लॉ मिनिस्टर थे। टुवर्ड द एंड ऑफ द हिज लाइफ ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। ये लास्ट में जब इनकी लाइफ का एंड था, बिल्कुल बुढ़ापे में आकर ये बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने तीनों की तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उनको अटेंड किया। तो जब गांधी जी को रिलीज कर दिया गया 1930 में, जो यरावड़ा जेल थी वहां से रिलीज कर दिया गया, तो इन्होंने अपना आश्रम जो था उस वर्धा शिफ्ट कर दिया। क्योंकि साबरमती आश्रम में इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक स्वराज नहीं मिलेगा तब तक मैं इसमें आऊंगा ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने अपना आश्रम जो है वर्धा में शिफ्ट कर दिया। वर्धा एक बहुत बैकवर्ड एरिया था, ठीक है। यहीं से इन्होंने हरिजनों के लिए सब कुछ नई नई स्कीम्स चलाई।
फिर 7 नवंबर 1933 से लेकर 29 जुलाई 1934 तक गांधी जी ने क्या किया, हरिजन टूर किया। हरिजन टूर पे क्या था, ये पूरे एरिया में, पूरे हिंदुस्तान में घूमा इन्होंने। 20,000 किलोमीटर इन्होंने पैदल ट्रेवल किया। और उस 20,000 उसे क्या बोलते हैं, किलोमीटर में इन्होंने पैसे कलेक्ट किए हरिजनों की सेवा करने के लिए, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए सारे काम किए। और ये क्या करते थे इस टाइम पीरियड में, हर जो दलित लोग हैं उनके घर में जाते थे, वहीं रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे। इस डिलेमा को खत्म करने के लिए कि लोगों को भी भरोसा हो, ये भी इंसान है, ये भी हमारे बराबर है, अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए उन्होंने ये वर्क किया। हालांकि आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों सभी सभी ने देखा होगा कि आज भी यही हथकंडा अपनाते हैं आजकल के जो नेता हैं। दलितों के यहाँ जाएंगे, गरीब के यहाँ जाएंगे, वहां पे खाना खाएंगे, बैठेंगे जब इलेक्शन आता है तो गांधी जी का जो ये हरिजन फोकस कैंपेन था, इसमें बेसिकली इन्होंने हरिजन को इंटरनल सुधार की जरूरत ज्यादा है ये बताया, कि एजुकेशन पे ध्यान देना है, क्लीनलीनेस पे ध्यान देना, साफ सफाई पे, हाइजीन पे। और बोला कि आप लोग कैरियर मतलब मरे जानवर का मांस ये खाना बंद कर दो, बीफ खाना बंद कर दो। ठीक है, और लिकर बिल्कुल भी, लिकर का सेवन जो है, शराब का सेवन बिल्कुल ही बंद कर दो। तो गांधी जी का कहना है कि ये मेरा कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, ये मैं हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करने के लिए मैंने ये मूवमेंट किया। ठीक है, इसी के चलते गांधी जी ने 2 बार बहुत भयंकर फास्ट भी करे, अनशन किए। जो एक एक तो 8 मई को हुआ, एक 16 अगस्त को 1933 में, अनटचेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और इसी दौरान गांधी जी पर कई बार जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के लोग थे उन्होंने अटैक भी किया। इवन कांग्रेस से ये तक कहा गया कि तुम गांधी जी को अगर रखोगे साथ में तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो, उनको पॉलिटिक्स करनी है करें, लेकिन अनटचेबिलिटी खत्म करना, ये सब समाज सुधार की बातें बोलू मत करें। क्योंकि बहुत सारे लोग अनटचेबिलिटी के समर्थन में भी थे, कि ये छुआछूत है और ये होनी चाहिए, बहुत लोगों का मानना ये था। इवन कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने एक बिल, टेम्पल एंट्री बिल पास होने वाला था, उसका उसे क्या बोलते हैं, विरोध कर दिया। खुद कांग्रेस के खुद के नेताओं ने विरोध किया कि ये सब नहीं है ऐसा, ये सब गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बहुत लोगों का मानना था, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के टाइप के जो लोग थे। गांधी जी की कार पे बम भी फेंक दिया गया, उसमें 7 लोग मर गए, 7 लोग इंजर्ड हुए थे, गांधी जी बिल्कुल बच गए थे 25 जून 1934 में। तो ये एक तरीके से थी पूरी स्टोरी, जिसमें गांधी जी का योगदान था, अम्बेडकर का योगदान था, और हमारे पूरे हिंदुस्तान हिंदुस्तान का जो पूना पैक्ट वाला इतिहास है। आई होप मैंने आप सभी को समझा दिया हो। तो अब हमने एक चीज इसमें आप लोगों ने नोटिस की होगी, इस टाइम पे हमारी राजनीति बहुत ठंडी पड़ चुकी थी, क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दे थे नहीं, सामाजिक मुद्दे ज्यादा बढ़ चुके थे। और अंग्रेजों का एक तरीके से मिशन भी सक्सेसफुल हो गया था, क्योंकि वो पॉलिटिकल मुद्दों से एक तरीके से ध्यान ही हटाना चाहते थे इंडियंस का। तो अभी तो हमारी राजनीति 4-6 साल के लिए ठंडी पड़ जाएगी। अगला लेक्चर जब आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 के बाद की जो कहानी है, उसमें हम देखेंगे थोड़ी सी राजनीति फिर से गर्माएगी, फिर कुछ नई नई चीजें होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको जानने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।